खिड़की के बाहर रह रह कर बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट एक साथ बजते कई नगाड़ों से शोर पैदा कर रही है। आसमान से बारिश की बूंदों के गिरने की आहट हवा के साथ मिलकर बहुत ही मीठा सा संगीत पैदा कर रही है। रुक रुक कर चलती वो सर्द हवाएं मौसम को बहुत ही ज्यादा रूमानी बना रही हैं। एक अंधेरे कमरे में एक जोड़ा आपस में लिपटा हुआ है जो पहली नजर में बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच कपड़ों की दरार भी नहीं है। कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी बिखरती सी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ एक लड़की को अपनी बाहों में लपेटकर उसके मखमली बदन को सहलाता हुआ एक लड़का नजर आ रहा है। उस लड़के की बाहों में मौजूद लड़की को अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। शायद उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो लड़के का विरोध करना चाहती है, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। इस वक्त वो एक अनकहे एहसास को महसूस कर रही है जो आज से पहले कभी नहीं किया है। उसको अपने शरीर के निचले हिस्से में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ऐसा दर्द जो एक मीठी सी चुभन के साथ उसकी नसों में दौड़ रहा है। उस चुभन का एहसास उसके शरीर में हल्की सी कंपकपी पैदा कर रहा है। वो लड़की शिकारी के जबड़े में फंसी एक छोटी सी हिरनी की तरह बेचैन और छूटने को बेकरार है। इस समय उस लड़की के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो इस आदमी की बाहों से कैसे निकले। वो कुछ भी करके इस आदमी की बाहों से निकलकर दूर कैसे जाए, बस यही सोच रही है। पर विरोध करने के लिए उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस मदहोशी और दर्द से भरी नसों से निकला वो विरोध ऐसा लग रहा है जैसे लड़की खुद से चाहती है कि लड़का उसके करीब और करीब आए। वो लड़का उस लड़की के इस बर्ताव से उसके और करीब बढ़ता ही जा रहा है। उस लड़की ने आज तक अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था जितना वो अब कर रही है। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पे रह रह के नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से बहुत ही नर्म और हल्की कराहें सुनाई दे रही हैं। क्या ये तुम्हारा पहली बार है? अब की बार उस लड़के की हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज लड़की के कान में गूंजी। लड़की का दिमाग उसके बस में नहीं है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। लड़की के दिमाग ने तुरंत ही रिएक्ट किया और उसका सर अपने आप ही हाँ में हिल गया। लड़के ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बस ये थोड़ी देर का दर्द है, उसके बाद तुम सुख को महसूस करोगी जो तुम्हें हर रात मेरी याद दिलाएगा। बस अभी मेरा साथ दो। ये सुनते ही उस लड़की का कलेजा धक से रह गया। उसकी दर्द भरी सुस्कारियां जल्द ही सुख भरी सुस्कारियों में बदल गईं। लड़की को अच्छे से समझ में आ गया कि वो लड़का उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे लड़के के हाथ उस लड़की के शरीर पर ऐसे फिसलने लगे जैसे मक्खन की टिकिया गरम तवे पर फिसलती है। उस लड़की की मदहोशी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद ये एक अलग ही तरह का सुरूर है जो उस पे चढ़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं। दोनों अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। अंधेरे की वजह से वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने अपनी उनींदी आंखों को हल्का सा खोला। उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल लड़की ने हैरानी और घबराहट से अपनी आंखें मसली और दोबारा से देखने की कोशिश की। अभी भी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने उठने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। अपने हाथों को टटोलते हुए वो कमर तक पहुंची तो उसे एक हाथ अपनी कमर पर लिपटा हुआ महसूस हुआ। पलक झपकते ही रात का सारा वाकया उसकी आंखों के सामने से रील की तरह गुजर गया। ये क्या हो गया? अचानक लड़की के दिमाग से एक भयानक आवाज आई। घबराहट की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल ने एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर दिया। इस वक्त उसे बस इतना याद आ रहा है कि पिछली रात वो अपनी बहन नेहा को लेने के लिए क्लब आई थी। वहीं पर उसे किसी ने एक ड्रिंक ऑफर किया था जो नेहा के कारण वो ठुकरा नहीं पाई। किसने ऑफर किया था वो ड्रिंक? उस बात पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। ड्रिंक को पीते ही अगले ही मिनट में उसका दिमाग घूमता हुआ लगा।
उसे एहसास हो गया कि उसे जानबूझकर कोई नशीली चीज पिला दी गई थी, पर अब कुछ भी करने या समझने के लिए देर हो चुकी थी। नेहा के अचानक बुलाने की वजह से वो ऐसी ही दौड़ती हुई क्लब आ गई थी। आखिर नेहा उसकी यानी कियारा गौतम की जान थी। ऐसे में घबराहट, चिंता और बेचैनी की वजह से उसका गला सूख रहा था। जब कियारा ने नेहा को सही सलामत पार्टी एंजॉय करते देखा तो उसकी अटकी सांसें सुधरनी शुरू हुई। तो किसी ने एक ग्लास उसके आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया। एक छोटी सी गलती का नतीजा अब उसके सामने है। उसने इतने समय तक अपने आप को बाहर की दुनिया और लोगों से अपने जिस्म को अपने ड्रीम मैन के लिए बचाया हुआ था। वो सारी मेहनत उसकी एक लापरवाही की वजह से मिट्टी में मिल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने जिसके हाथों से अपनी वर्जिनिटी यानी कि उसका कुंवारापन खोया, वो तो उसे जानती तक नहीं, न ही कभी उसे देखा है और न ही कभी उससे मिली थी। उस आदमी की मौजूदगी को अपने बगल में महसूस करते ही कियारा ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। एक तो अंधेरा, दूसरा उसकी पीठ कियारा की तरफ है। उस लड़के ने अपनी अपर बॉडी पे कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस उसकी पीठ पर एक हल्का सा टैटू बना हुआ नजर आ रहा है। कियारा का मन जोर जोर से रोने का करने लगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो खुलकर रो भी सके। उसके साथ जो हुआ था उसके कारण कियारा चीख चीख कर रोना चाहती है, चिल्लाना चाहती है ताकि अपने दर्द को बाहर निकाल सके। वो कुछ भी करके उसी वक्त में वापस जाना चाहती है जब उसने क्लब में पैर रखा था, पर इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे अब कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता है। तभी उस लड़के के शरीर में थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, जिसकी वजह से कियारा बहुत डर गई और झट से बिस्तर से उठकर जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और जल्दी जल्दी उन्हें पहनने लगी। कपड़े पहनते ही कियारा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढा। कमरे का दरवाजा बेड के ऑपोजिट साइड एक कॉर्नर में है, जिसे एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल ने ऑलमोस्ट छुपाया हुआ है। कियारा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कियारा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश भी करे। कियारा इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बाहर निकलने से पहले वो आदमी जाग जाए या उसकी नजर कियारा पे पड़े। बाहर भागती चली जा रही कियारा के शरीर पर बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वो बारिश की बूंदों को भी महसूस नहीं कर पा रही है और तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। वो रोते रोते दौड़ रही है और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को बारिश की बूंदें खूब छुपा रही हैं। जब तक वो अपने विला के अंदर गई तब तक सुबह हो चुकी है और आकाश भी पूरी तरह से चमक उठा है। हालांकि कियारा के परिवार की हवेली बहुत चमकीली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कियारा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और वो ये सोच रही है कि ये क्या हो गया उसके साथ कल रात। वो दरवाजे पे खड़ी है और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर की ओर अपने कदम भी बढ़ा सके। कियारा के कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं और वो अपना आंसुओं से सना चेहरा उसे बेहद भयानक लग रहा है। अगर ऐसे हाल में उसके दादाजी उसे देख लेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और अचानक से उसके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ये सब उसके दादाजी को बताना चाहिए। वो डर रही है, लेकिन उसने आखिरकार बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और मेन दरवाजे से अंदर की ओर चल पड़ी। वो अभी अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में सोच ही रही थी कि दीनदयाल काका ने दरवाजा खोला और सामने के दृश्य को देखकर वो चौंक गए। कियारा, ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना सर हिलाया और धीमे से कहा, हाँ। उसने अपने चेहरे को गौर से देखते हुए फिर उनकी ओर देखा। जब दीनदयाल उसकी ओर बढ़ा तो वो उन्हें चकमा देके निकल जाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक कियारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और पीछे ही खींच रहा हो। इससे पहले कि कियारा अपनी बात बयां कर पाती, उसके आंसू बहने लगे और आवाज कांपने लगी। दीनदयाल कियारा को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गए। उसे कियारा को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए बहुत ही शांत और धीमी आवाज में पूछा, कियारा क्या बात है, बताओगी? दीनदयाल ने बहुत ही सीधे और नरम लहजे में कहा, जिससे कियारा के आंसू और तेज हो गए। वो खामोशी दीनदयाल की आवाज से ही टूटी। श्री अजीत कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहते ही मानो दीनदयाल की आवाज भी टूट गई। ये सुनते ही कियारा पूरी तरह से सदमे में आ गई है।
दीनदयाल की बात सुनते ही कियारा ने अपने पैरों को इतना कमजोर महसूस किया कि वो अगले ही पल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। कियारा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने आप को सहीजते हुए बड़े अविश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अजीत कुमार जी यानी कियारा के दादाजी की तबीयत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ समय बीतने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, पर वो उस अवस्था को पहले ही पार कर चुके थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में भी सुधार आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अगले 8 से 10 साल आसानी से जीवित रह सकेंगे। फिर अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? अचानक ऐसा क्या हुआ? दीनदयाल ने कियारा को ऐसे ढहते देखा और वो उसे ऐसे हाल में नहीं देख पाया और धीमे से उसकी पीठ थपथपाई और उदासी भरे शब्दों में कहा, कियारा, लोग मरने के बाद जीवन में वापस नहीं आते, थोड़ी हिम्मत रखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कहते हुए कियारा जोर से रोने लगी और उसने दीनदयाल का हाथ दूर ढकेल दिया और पूरी ताकत के साथ वो ऊपर की ओर भागी। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि तीसरी मंजिल पर बने गलियारे में लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ में लड़कियों ने उसे सबसे पहले देखा। अपने दादा की लाडली पोती को आता देख उन्होंने अपने सामने से उसे रास्ता दिया और सहानुभूति से उनकी आंखें भर गई। कियारा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दादाजी के कमरे की ओर बढ़ी। उसके नाजुक कदम पहले ही चोटल अवस्था में है और उनसे खून भी बह रहा है, फिर भी उसे इस दर्द का कोई एहसास नहीं है। उसकी आत्मा, उसकी चेतना ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया है। हर एक कदम के साथ वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही है और उसका पूरा शरीर उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। आगे क्या होने वाला है कियारा के साथ? कियारा जल्दी से रोते बिलखते अपने दादाजी के कमरे में पहुंची। नेहा ने सबसे पहले कियारा को देखा और उसे देखकर थोड़ी हैरान हुई। नेहा आगे बढ़ती हुई कियारा के सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, कियारा, तो तुम्हारे पास अभी भी घर वापस आने की हिम्मत है? क्या तुम जानती हो कि दादाजी के आखिरी शब्द क्या थे? बार बार तुम्हें पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। आखिरकार कल रात तुम कहाँ थी? नेहा ने काफी ऊंची आवाज में पूछा। कियारा का दिल ये सुनकर दर्द से कराह उठा। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया है। जाने ऐसे क्यों लग रहा था उसे कि वो किसी साजिश का शिकार हो गई है। कियारा ने अपनी खाली आंखों से नेहा को देखा और बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, तुमने ही तो तुम्हें लेने के लिए मुझे क्लब हाउस बुलाया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कब बुलाया था तुम्हें? तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं कल से 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं गई हूँ। दादाजी की हालत इतनी खराब थी और मैं यहाँ रहकर उनका ध्यान रख रही थी। कियारा जानती है कि नेहा झूठ बोल रही है, लेकिन ऐसे समय पर कियारा नेहा से बहस करने के मूड में नहीं है और ना ही इस वक्त बहस करने के लिए उसकी मानसिक हालत ठीक है। इस समय बस वो अपने दादाजी को अच्छी तरह से देखना चाहती है। कियारा ने नेहा का हाथ अपने सामने से हटा दिया जो उसके चेहरे की ओर इशारा कर रहा था और वो दादाजी के सिरहाने के पास खड़ी होने के लिए उनके नजदीक चली गई। दादाजी को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, लेकिन उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। वे जमीन पर ऐसे लेटे हुए दिख रहे हैं जैसे हर रात की तरह आज भी आराम से सो रहे हों। हालांकि कियारा ने महसूस किया कि इस बार वो हमेशा के लिए सो गए हैं। दादाजी अब कियारा से और लाड़ प्यार नहीं जता सकते और न हमेशा की तरह उसे लाड़ो कहकर बुला सकते हैं। अब तो वो कियारा की रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। अब तो उनकी प्यार भरी डांट भी कियारा को नहीं पड़ सकती है। दादाजी, मैं वापस आ गई हूँ। इतना कहते हुए कियारा की आंखें आंसुओं से भर गई। वो दादाजी के बिस्तर के पास घुटने के बल बैठ गई। उसके हड्डियों के जमीन से टकराने की तेज आवाज बहुत धीमे से सबको सुनाई दी। अरविंद और सारिका बिस्तर के सिरहाने पर एक दूसरे को सहारा देते हुए बैठे हैं। उन दोनों के चेहरे पर उदासी छाई है। जब उन्होंने देखा कि कियारा सही सलामत वापस लौट आई है,
तो उन दोनों ने तुरंत चौंक कर एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही तरह का सदमा और दहशत नजर आ रही है। आज की रात के लिए उन्होंने कुछ सोचा हुआ था और इस बात की पूरी तैयारी भी की थी कि आज की रात कियारा किसी भी तरह से घर ना पहुंच पाए, और कियारा के ऐसे वापस लौटने ने उन दोनों को झकझोर दिया है। कुछ देर बाद जब अरविंद अपने होश में आया तो वो बिस्तर से उठा और अरविंद ने अपनी चलने वाली छड़ी को कियारा की तरफ लहराते हुए बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, लानत है तुम पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? चाचा जी, वो कियारा के पास उस वक्त उस छड़ी को चकमा देने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उस मजबूत छड़ी के कियारा से टकराने और उससे लगी चोट की वजह से उठे तेज दर्द को कियारा ने अपने दांत को पीस कर सहन कर लिया। एक पल के लिए उसे ऐसे लगा कि जैसे सारी पसलियां टूट गई हों। कियारा के चाचा अरविंद सच में बहुत ही ज्यादा सख्त और कठोर इंसान है। कियारा अपनी दर्द भरी पसलियों को अपने हाथों में छुपाकर सहलाकर दर्द कम करने की कोशिश करती रही। इस बीच नेहा ने नफरत से कियारा की ओर देखा। नेहा का ध्यान कियारा की शर्ट पर गया, जिसके 2 बटन गायब हैं, जैसे वो वहाँ कभी थे ही नहीं। गौर से देखने पर नेहा को कियारा की गर्दन पे खरोंचों के निशान भी दिखाई पड़े, जिन्हें नेहा टूटे हुए बटनों की वजह से साफ देख पा रही है। उसे देखते ही नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जिस आदमी को उन्होंने इस काम के लिए फाइनल किया था, उसने साफ साफ कहा था कि उन लोगों का प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ और कियारा वहाँ से भाग गई है। हालांकि अभी की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि कियारा किसी के साथ हम बिस्तर होने के बाद जल्दी से घर भाग कर आ गई है। जैसे ही नेहा आगे बढ़ी, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। नेहा ने अचानक कियारा की शर्ट को जोर से खींच दिया और खोल दिया। घर की इस हालत के बीच यही एक आखिरी चीज है जिसे कियारा ने नेहा से उम्मीद नहीं की थी। कियारा ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शर्ट ऐसे अचानक खुल जाएगी और उसकी गर्दन पे पड़े खरोंचों के निशान साफ साफ सबको दिखाई देने लगेंगे। वो निशान गहरे लाल और बैंगनी कलर के हैं और ये बात भी साफ है कि वो बदन पर दांतों के काटने के निशान हैं। गौतम परिवार बहुत रूढ़िवादी है और शादी से पहले एक लड़के और लड़की का आपस में मिलना और उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई भी संबंध उन लोगों को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। कियारा को उस हालत में देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखते हुए सभी चुपचाप खड़े रहे। कियारा, ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? नेहा ने डर से चीखने का नाटक किया और तुरंत ही अपने मुंह को ऐसे ढक लिया जिससे इस बात को जानकर नेहा को बहुत सदमा लगा है। नेहा अच्छी तरह से जानती है इन निशानों का क्या मतलब है, पर वो चाहती है कि हर कोई उन निशानों को देखे और सोचे कि कियारा एक चरित्रहीन लड़की है जिसे कपड़ों की तरह लड़के बदलने का शौक है। तुरंत ही जैसी उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। उस कमरे में सब लोग ये देख के हैरान रह गए। उन्हें कियारा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सभी हैरानी से इधर उधर मौजूद लोगों को देखने लगे और आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगे। सब कियारा की ओर नफरत से देख रहे थे। एकाएक वहाँ मौजूद सभी का बर्ताव कियारा के प्रति बहुत ही सख्त और गुस्से वाला हो गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो सभी लोग जो उस समय वहाँ थे, उनकी नजरों में अब कियारा की कोई इज्जत नहीं थी। अजीत कुमार जी मरणासन्न पड़े थे और अपनी बीमारी की वजह से पल पल मौत के करीब जा रहे थे, जबकि उनकी लाडली पोती बाहर लड़कों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही थी। आखिरी वक्त पे भी वो उनसे मिलने नहीं आई। कितनी शर्म की बात है। अरे ये तो उनके प्यार के लायक भी नहीं थी। कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने बहुत ही हिकारत से कहा। जब सभी ने उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया तो कियारा को होश आया और घबराहट की वजह से उसने अपने शर्ट से दोबारा अपनी गर्दन को कवर कर लिया। कियारा जानती है कि नेहा हमेशा से उसे पसंद नहीं करती है और हर एक चीज में कियारा के साथ कंपटीशन करती है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नेहा कब से इतनी निर्दयी हो गई कि उसके साथ ऐसा कर बैठी। कियारा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि कब और क्यों नेहा उससे इतनी खुन्नस कर बैठी कि इस हद तक उसकी बेइज्जती करवा दी। कियारा ने गुस्से वाली नजरों से नेहा को देखा और तुरंत ही महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन तेज गुस्से की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गई है। कियारा ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और घूरते हुए नेहा से सवाल किया, नेहा
क्या ये सब तुम्हारी गलती नहीं है? तुम अभी भी यहाँ मासूम बनने का नाटक करने की हिम्मत कर रही हो? तुम्हें डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। इससे पहले कि कियारा अपनी बात पूरी कर पाती, कियारा की चाची और नेहा की माँ सारिका कियारा की तरफ दौड़ी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा का तुम्हारे शर्मनाक कांड से क्या लेना देना है? तुम नेहा के साथ इस तरह का बर्ताव करने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो? कियारा एक झटके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। कियारा के गाल पर अचानक थप्पड़ की वजह से उसके कानों में एक अजीब सी सीटी बजने लगी। उसने अपने आधे चेहरे को ढक लिया, जिस पर बहुत बेरहमी से थप्पड़ मारा गया था। थप्पड़ इतना तेज था कि उसके होठों के किनारे से खून बहने लगा। सारिका हमेशा से ही मतलबी और दुष्ट किस्म की औरत थी, लेकिन आज ये सब जो उसने किया था वो अलग ही लेवल पे चला गया है। ये देखकर नेहा गर्व से मुस्कुराई और कियारा के पास चली गई। कियारा, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। तुम्हें ईमानदारी से अपनी गलती मान लेनी चाहिए, नेहा ने कहा। नेहा चिंता दिखाने की झूठी कोशिश कर रही है, लेकिन उसका आर्टिफिशियल बिहेवियर साफ समझ में आ रहा है। उसके चेहरे के हाव भाव साफ दिखा रहे हैं कि वो कितनी खुश है। नेहा यही तो चाहती थी। नेहा ने कभी भी कियारा को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा था। कियारा ने सारिका, नेहा और फिर अपने चाचा अरविंद को देखा, जो इस पूरे नाटक का मजा ले रहे हैं। कियारा ने अचानक महसूस किया कि सारिका और नेहा को कल रात के बारे में सब कुछ पता है, या फिर यूं कह लें कि उन लोगों ने जानबूझकर ये सब कुछ करने की प्लानिंग की थी, किसी तरह से कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए। कियारा जानती है वो सभी दिल के बहुत बुरे हैं और कियारा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसने अपने दिल के कोने में उन लोगों को बहुत कोसा, लेकिन अपनी भावनाओं को किसी के भी सामने जाहिर नहीं होने दिया। अपनी दादाजी की मौत के साथ कियारा को समझ में आ गया है कि उसके पास जो भी सहारा था अब वो उसे भी खो चुकी है। दादाजी को गुजरे अभी कुछ ही पल हुए हैं और पहले से ही सभी लोगों ने उसकी जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है तो वो उन गलतियों को कैसे मान सकती है? वो भी इतनी शर्मनाक गलती जो उसने जानबूझकर तो छोड़ो, अनजाने में भी करने के बारे में सपने में भी सोचा नहीं था। नेहा के इस ढोंगी व्यवहार ने कियारा का मन नफरत से भर दिया और गुस्से से कियारा ने तुरंत ही नेहा का हाथ दूर कर दिया। कियारा ने कोई भी ताकत नहीं लगाई, लेकिन नेहा कुछ कदम पीछे हट गई, जैसे उसे जोर से पीछे का धक्का दिया गया हो। कियारा! पूरे हॉल में गुस्से भरी आवाज गूंज उठी। आरव दरवाजे के बाहर से दौड़ते हुए अंदर आया और वक्त रहते हुए उसने नेहा को पकड़ लिया। आरव कियारा का बॉयफ्रेंड है। पिछले काफी समय से दोनों एक दूसरे के साथ थे, लेकिन चुपके से। किसी को भी उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कियारा आरव को किसी भी चीज से ज्यादा चाहती है और यही कियारा के लिए सबसे अच्छा मौका है अपने आप को निर्दोष साबित करने का। आरव ने नेहा को अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा है, जिससे उसे डर हो कि छोड़ते ही कहीं नेहा को चोट न लग जाए। आरव ने एक निराशा भरी नजर से कियारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में कियारा के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है कियारा। ये सुनकर कियारा हैरान रह गई। आरव को अचानक से अपने सामने देखकर कियारा घबरा गई और जल्दी से जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। आरव, ये सच नहीं है। जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। आरव, ये सच नहीं है। जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। रुको, मुझे कम से कम अपनी सफाई देने का मौका तो दो। कियारा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली। आरव ने तुरंत ही नफरत से अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली और कियारा को नजरअंदाज कर दिया। आरव ने नीचे देखते हुए चिंता से नेहा से पूछा, क्या तुम ठीक हो? नेहा चोट लगने का नाटक करते हुए आरव की बाहों में लेट गई। नेहा आंसू बहाते हुए बहुत ही उदास और हारी हुई लग रही है। मैंने कियारा को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये इन सब का इल्जाम मेरे ऊपर कैसे डाल सकती है? इससे लगता है कि आज से पहले मैंने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अगर ये मुझे नहीं देखना चाहती तो सीधे सीधे भी बोल सकती है। मैं उसके बोलते ही तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। नेहा ने मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने आप को निर्दोष दिखाने का पूरा नाटक किया। नेहा जानती है
कि आरव के मन में नेहा के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स पैदा करने का यही सबसे अच्छा वक्त है। ये बिल्कुल वैसी ही छवि है जैसी कि वो आरव की नजरों में बनाना चाहती है कि सारी गलती कियारा की ही है। नेहा हाथ आए इस मौके को कैसे जाने दे सकती है। ये कहते हुए नेहा कसमसाते हुए आरव की बाहों से छूट गई और जोर जोर से रोते हुए बाहर भाग गई। आरव, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है, तुम उसकी बकवास मत सुनो। कियारा जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए कियारा ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उसे नेहा के पीछे जाने से रोकने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। आरव ने हिकारत से कियारा की तरफ देखा। उसकी तरफ देखते हुए आरव की आंखें ठंडी और भयंकर हो गई हैं। आरव ने कियारा के हाथ को झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और नेहा का पीछा करते हुए घर से बाहर चला गया। आरव के इस बर्ताव से कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक अजीब सा खुद का मजाक बनाने वाला हाव भाव दिख रहा है। उसने आरव को देखा और महसूस किया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर हंस रही है। कियारा के दादाजी के अलावा उसके पास अकेला आरव ही तो था जिसे वो अपना कह सकती है। अब जब दादाजी उसे छोड़कर चले गए हैं तो क्या आरव भी उसे छोड़ने वाला है? कितना कुछ इस समय कियारा के दिमाग में चल रहा है। वो नहीं जानती कि उसे क्या महसूस करना चाहिए और कैसे भी करके उसे सब कुछ भूलना है। ये वैसा ही है बिल्कुल जैसे पूरी दुनिया एक मिनट में उथल पुथल हो गई हो। कियारा ने अपनी दुनिया को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आरव को इस तरह से नहीं खो सकती हूँ, मुझे उसे समझाना ही होगा। कियारा ने मन ही मन सोचा और आरव का पीछा करने के लिए कियारा जल्दी से जमीन के ऊपर सरकते हुए उठने की कोशिश करने लगी। सारिका ने यह देखा तो जल्दी से जाकर कियारा के बालों को कस के पकड़ लिया और उसे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दिया। यहाँ बैठो और सोचो कि तुमने क्या किया है। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप इतनी कम उम्र में तुम्हें छोड़ के चले गए और अब तुम्हारे दादाजी भी नहीं रहे। अब से हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी अब से हमारी है, इसलिए तुम्हें हमारी बात सुननी और माननी ही पड़ेगी। ये कहते हुए सारिका ने बहुत ही शातिर तरीके से अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे दोबारा से थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगी। आप लोग और मेरे माँ बाप? कभी नहीं, कभी नहीं। इस बार कियारा ने बहुत ही बदतमीजी से कहा और सारिका को अपने आप को दोबारा मारने नहीं दिया। कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया और सारिका से अपना हाथ छुड़वा लिया। कियारा ने सारिका के उसके पीठ पीछे कियारा को कोसने के बारे में बिल्कुल परवाह नहीं की और वो नंगे पांव भागते हुए बाहर निकल गई। कियारा आरव को ये साबित करना चाहती है कि वो बेकसूर है। कियारा उसे बताना चाहती है कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। कियारा उसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ कियारा ये भी जानती है कि अब वो कुंवारी नहीं रही और अब उसे आरव के साथ अपनी शादी की कोई उम्मीद भी नहीं बची है। आरव हमेशा से किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो कुंवारी हो। कियारा अब आरव के साथ शादी करना भी नहीं चाहती है। वो बस इतना चाहती है कि उसके पास दुनिया में एक आखिरी रिश्ता बचा है, उसका और आरव का, जिसे वो किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती है। भले ही उन दोनों के बीच का रिश्ता टूटने वाला है या फिर समझो टूट चुका है, फिर भी कियारा नहीं चाहती कि अलग होने के बाद आरव के मन में उसके लिए कोई नफरत रहे। आरव, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो है ना? मैंने कियारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके मम्मी पापा बहुत जल्दी ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बाद से मैंने कियारा को अपनी सगी बहन माना है। मैं अपनी बहन को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? कियारा ने नजदीक से ही नेहा की आवाज सुनी और मन ही मन नेहा के लिए बहुत ज्यादा नफरत महसूस करी। कियारा वहीं रुक गई और आसपास नेहा को ढूंढने लगी। एक पेड़ के पीछे उसने देखा कि आरव नेहा को अपनी बाहों में कस कर पकड़े हुए है। कियारा को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ क्योंकि नेहा अब तक अपनी चाल पूरी तरह से चल चुकी है। आरव ने गुस्से से अपने दांतों को कसकर बंद करते हुए एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने ही उसे समझने में गलती कर दी थी। कियारा केवल बाहर से मासूम दिखाई दिखती है, लेकिन वो है नहीं। किसने सोचा था कि वो इतनी शातिर होगी? मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता। कियारा ने हमेशा से तुम्हें एक बहुत ही बुरी, मक्कार और चालाक लड़की के रूप में दिखाने की कोशिश की है। आरव, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। अगर कियारा ने ये सब सुन लिया तो फिर वो इन सब का ब्लेम मेरे ऊपर डाल देगी। तुम डरो मत। तुम सच में बहुत ही भोली और मासूम हो।
इसीलिए वो हमेशा तुम्हें धमकाती रही है, आरव ने नेहा को दिलासा देते हुए कहा। आरव एक ऐसा लड़का है जो सभी के लिए बहुत रूखा है, लेकिन यारों का यार भी है। वो अपने नजदीकी के लिए कुछ भी कर सकता है और जो कोई भी उसके करीबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको सबक सिखाने से वो कभी पीछे नहीं हटता। नेहा अपनी आंखें खोलने से पहले कुछ देर आरव की बाहों में रुकी रही। तभी उसे आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। जब उसने कियारा को अपने सामने देखा तो वो हैरान रह गई और फिर उसके होंठ कुटिलता से मुस्कुराने लगे। नेहा ने कियारा की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा, कियारा जो कुछ भी अब तुम्हारे पास है ना, वो सब मैं तुमसे छीनने जा रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी में दुख के सिवाय अब कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। कियारा का चेहरा पीला पड़ गया और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो खड़ी नहीं रह सकती है, वो किसी भी पल जमीन पर गिर पड़ेगी। ये देखकर नेहा जानबूझकर मुस्कुराई और आरव के और करीब बढ़ गई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो आरव। आज तुमने सच का साथ देकर ये साबित कर दिया कि तुम सचमुच कितने बड़े दिल वाले हो। लेकिन क्या तुम अभी भी कियारा से प्यार करते हो? ये सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये सब फालतू बातें छोड़ो। क्या तुम पहले से नहीं जानती थी कि मैं अब किससे प्यार करता हूँ? दरअसल मैंने कियारा से कभी प्यार ही नहीं किया था। मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इतना कहने के बाद आरव ने बहुत ही एक्साइटमेंट से नेहा का चेहरा पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। नेहा भी उसका पूरा साथ दे रही है। उसी एक पल में कियारा की पलकों पर बारिश की बूंदें आकर टिकी, जिनकी वजह से कियारा की लंबी पलकें कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही उसका दिल टूटा, कियारा ने अपने दिल में कड़वाहट का स्वाद भी चखा। वो आदमी जो इस वक्त दूसरी औरत को गले लगाए हुए है और बारिश में उसे किस कर रहा है। उसने एक बार कियारा से कहा था कि वो जिंदगी भर उसका साथ देगा जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ कियारा से ही प्यार करेगा। अब जब कियारा को आरव का असली चेहरा नजर आ गया, उसे ऐसे किसी भी आदमी की अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं है। कियारा ने अपने आंसू पोंछे और वापस घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि सारिका बहुत ही गुस्से से भरे हुए चेहरे के साथ हॉल में खड़ी है। जैसे ही सारिका ने कियारा को दरवाजे पर खड़ा देखा, उसने एक सूटकेस कियारा की तरफ फेंक दिया। तुमने जो इतना घिनौना काम किया है, गौतम परिवार में ऐसा कुछ करने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की थी। हमारे परिवार की इज्जत बनाए रखने के लिए हम लोग तुम्हें अपने घर में बिल्कुल नहीं रख सकते। तुम्हें ये घर तुरंत छोड़ना होगा, आज से, बल्कि अभी से। हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब सुनते ही कियारा चौंक गई। ये नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप लोग इस तरह से मुझे घर से नहीं निकाल सकते। कियारा अभी कॉलेज के 3rd ईयर में है। उसने अभी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की है। ऐसे में वो अकेले कैसे रह सकती है, कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है? लेकिन अभी तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो कर भी क्या सकती है? इस वक्त वो बहुत ही मजबूर और लाचार है। इतना ही नहीं, उसके दादाजी का पार्थिव शरीर भी अभी घर पर ही है। अभी तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और अब तक तो कियारा ने उन्हें अच्छे से अंतिम विदाई भी नहीं दी है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हें इस घर से जाने का ऑर्डर दे रही हूँ, वो भी अभी के अभी। अब ये तुम पर है कि तुम ये घर अपने आप छोड़कर जा रही हो या मुझे तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालना होगा, सारिका ने कहा। सारिका के हाव भाव हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले हैं। आप लोग मुझे इस तरह से घर से नहीं निकाल सकते। अभी तो दादाजी का पार्थिव शरीर भी घर पे है। ऐसे में मैं किसी भी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। जैसे ही कियारा ने कहा, उसकी आंखों से आंसू लुढ़कते हुए इसके गालों तक पहुँच गए। दीनदयाल, दीनदयाल, इस घटिया लड़की को घर से बाहर निकालो। दीनदयाल के पास इस वक्त सारिका की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दीनदयाल को कियारा के साथ बहुत ही ज्यादा सहानुभूति है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इस घर का नौकर है और अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उसे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। कियारा, कृपा करके अभी के लिए यहाँ से चली जाओ, दीनदयाल ने कहा और कियारा के चेहरे को बहुत ही गंभीर नजरों से देखा। अगले ही पल दीनदयाल ने कियारा को जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। कियारा ने दीनदयाल का हाथ पकड़कर खींचते हुए उससे घर में रहने की रिक्वेस्ट की। मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आखिरी बार दादाजी को देखना चाहती हूँ। काका प्लीज मुझे दादाजी के पास ले चलो। कियारा हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाई। कियारा, मेरी बात सुनो बेटा, हमारे पास इस वक्त कोई रास्ता नहीं बचा है।
तुम्हें अभी के लिए यहाँ से जाना ही होगा। अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब जाओ। दीनदयाल ने इतना कहा और अपना हाथ हिलाते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कियारा की आंखों से आंसू बह। घर से ऐसे निकाले जाने के बाद कियारा की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। उसकी आंखों में वहाँ से जाने की मजबूरी साफ नजर आ रही है। कियारा आखिरी बार अपने दादाजी का चेहरा तक नहीं देख पाई है। अगर इस वक्त वो चली गई तो उसे उसके दादाजी का चेहरा फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। कियारा ने भारी मन से सूटकेस ले लिया और दरवाजे से बाहर जाने का नाटक किया, लेकिन उसने घर नहीं छोड़ा। इसके बजाय वो चुपके से घर के पीछे की तरफ भागी और चुपके से कमरे में घुसने के लिए खिड़की खोल दी। कियारा ने अपने मन में सोचा कि वो अपने कमरे में जाकर छुप जाएगी और फिर अपने दादाजी के कमरे में घुसकर उन्हें देखने के लिए बाकी लोगों के वहाँ से जाने का इंतजार करेगी। और ये गनीमत है कि दूसरी मंजिल पर इस वक्त कोई भी नहीं है। कियारा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वो धीमे कदमों से जैसे ही स्टडी रूम के आगे निकल रही थी, तभी वहाँ से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए कियारा वहीं रुक गई और अंदर झांक कर देखने लगी। अंदर कियारा के चाचा चाची अरविंद और सारिका दोनों झगड़ रहे हैं। टेबल पर रखा सारा सामान फर्श पर बिखरा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक पर उन दोनों में एक तीखी बहस हो रही हो। कियारा के चाचा अरविंद ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, वो मेरे पिता थे, तुमने उन्हें क्यों मारा? ये सुनते ही कियारा की आंखें हैरानी में बड़ी होने लगी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। कियारा की चाची सारिका ने बहुत ही बेइज्जती के साथ जवाब दिया, वाह 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 वाह, क्या बात है, अब तुम्हारे अंदर बाप के लिए प्यार जाग रहा है। तब कहाँ था ये प्यार जब तुमने मुझे उन्हें ड्रग देने के लिए कहा था और अब तुम मुझ पर ही ब्लेम लगा रहे हो? क्या तुम सच में वही आदमी हो? अपनी बकवास बंद करो सारिका। मैं बस ये चाहता था कि पिताजी कभी भी बिस्तर से ना उठ पाए। मैंने ये कब कहा था कि तुम उनकी जान ले लो? अरविंद ने गुस्से से कहा। ये सुनते ही कियारा के मन में अपने चाचा चाची के लिए नफरत और भी बढ़ गई। कभी नहीं कहा, पर बिस्तर पे पड़े रहने और मरने में ज्यादा फर्क नहीं होता अरविंद। वो एक विकलांग और बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पे ही तो पड़े थे, इसके बजाय मर गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके अलावा वो अगर इसी हालत में रहते तो तुम्हें क्या लगता है हमें उन पर हर साल कितना खर्च करना पड़ता? सारिका ने तर्क दिया। तुम कितनी शातिर और कमीनी औरत हो। अरविंद ने भी सारिका की ही टोन में उसे जवाब दिया। तो तुम कौन से बड़े दूध के दूल्हे हो? सारिका जोर से चिल्लाई। तुम वही आदमी हो जो इस प्लान के मास्टरमाइंड हो। तुम्हारा प्लान था अपने बाप को खत्म करने का और अब तुम मुझे बातें सुना रहे हो। इतना सब होने के बाद अब उस सारे किए कराए का भांडा मेरे माथे फोड़ना चाहते हो और खुद एक पाक साफ इंसान बनकर सबके सामने दुखी और भोला होने की एक्टिंग करना चाहते हो। सारिका ने गुस्से से अपनी बात आगे बढ़ाई। हे भगवान, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इन्होंने दादाजी को मार डाला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कियारा बुरी तरह से कांप रही है। उसने जो सुना उस पर वो विश्वास नहीं कर पा रही है। कियारा तो चाहती है कि वो अभी ही इन दोनों कातिलों को मारकर वहाँ से गायब हो जाए, जिन लोगों ने उसके दादाजी का कत्ल किया है। कियारा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने सुना है मम्मी ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, फिर तुम यहाँ कैसे? नेहा सीढ़ियों पर खड़े होकर उसे गुस्से से देख रही है। नेहा की आवाज इतनी तेज है कि स्टडी रूम के अंदर के लोग भी उसे सुन सकते थे। नेहा के ऐसे चिल्लाने की वजह से कियारा घबरा गई और उसने तुरंत ही घर से बाहर भागने की कोशिश की। तभी अरविंद ने अचानक स्टडी रूम का दरवाजा झटके से खोल दिया और चिल्लाया, पकड़ो उसे, वो बचकर भागने ना पाए। उसने सब सुन लिया है। नहीं, मुझे जाने दो, कियारा जोर से चिल्लाई। उसी टाइम कुछ लोग तेजी से चारों ओर से कियारा की तरफ दौड़े और उसे घेर कर पकड़ लिया। कियारा ने अपनी पूरी ताकत से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन सबके सामने वो अकेली पड़ गई है। उसने अपने चाचा अरविंद और चाची सारिका को देखा जो उसी की तरफ चल कर आ रहे थे। कियारा जोर से हंसी, उसकी आंखें लाल हो गई। उसने गुस्से और नफरत से उन लोगों की तरफ देखा। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम लोग इंसान हो ही नहीं सकते। मेरे दादाजी तुम्हारे भी तो पिता थे, तुम उन्हें कैसे मार सकते हो? मैं तुम्हें देख लूंगी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम सबको सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही दम लूंगी। सारिका ने उसे मजाक उड़ाने के अंदाज में देखा और फिर जोर से थप्पड़ मारते हुए कहा, कियारा, तुम जरूर पागल हो गई हो।
इसका मुंह टेप से बंद कर दो और इसे स्टोर रूम में बंद कर दो। ध्यान रखना ये यहाँ से निकलने ना पाए। अगर ये बाहर निकली तो तुम लोगों की खैर नहीं। सारिका ने अपने सभी नौकरों को हिदायत दी। कियारा जानती है कि उसे अभी कुछ देर के लिए ही बंद किया गया है, क्योंकि कियारा ने उनके इस राज का पता लगा लिया है। इन सब के पता लगने के बाद अगर वो लोग कियारा को जिंदा छोड़ दें, ये बिल्कुल नामुमकिन है। कियारा स्टोर रूम के कोने में दुबकी हुई बैठी है, गुड़ी मुड़ी सी, घबराई हुई सी। उसका पूरा शरीर गुस्से और डर की वजह से कांप रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों से होते हुए नीचे टपक रहे हैं। दादाजी, आप मुझे इन लोगों के साथ छोड़कर क्यों चले गए? इन लोगों के मुझे यहाँ लाकर बंद करने से एक काम तो अच्छा हुआ है। अगर ये लोग मुझे मार देते हैं तो मैं आपसे मिल तो पाऊंगी और आपसे अपने किए की माफी तो मांग पाऊंगी, कियारा ने मन में सोचा। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा धीरे से धक्का देकर खुला। दरवाजा खुलते ही दीनदयाल छुपते छुपाते दबे पांव अंदर आया। उसने धीरे से कियारा के मुंह पर लगी टेप को हटा दिया और हाथ पैरों की रस्सी खोल दी और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कियारा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, कियारा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उन्हें हरा नहीं सकती, इसलिए कुछ भी बुरा होने से पहले यहाँ से जल्दी निकल जाओ। इस वक्त तुम्हारा सुरक्षित और जिंदा रहना किसी और बात से ज्यादा जरूरी है। कियारा ने आश्चर्य और अविश्वास से दीनदयाल की ओर देखा। जब कियारा से नहीं रहा गया तो उसने कहा, नहीं, अगर आपने मुझे यहाँ से भागने में मदद की तो वो लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी चिंता मत करो, वो मेरे साथ ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अब तुम बातों में टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जल्दी चली जाओ। जब तक बड़े साहब जिंदा थे वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही उदार थे, पर उनके जाने के बाद मैं केवल एक मामूली सा नौकर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ कर दो कियारा, दीनदयाल ने जवाब दिया। कियारा का दिमाग अचानक से काम करना बंद कर चुका है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वो उदासी से बोली, थैंक यू काका, थैंक यू। जल्दी जाओ, जल्दी से निकलो, अभी नीचे कोई नहीं है। तुम्हारे चाचा अरविंद और चाची सारिका दोनों ही बड़े साहब की अंतिम संस्कार की तैयारियों में व्यस्त हैं। अगर तुम देर करोगी तो बहुत देर हो जाएगी, दीनदयाल ने सुझाव दिया। कियारा ने आखिरकार दीनदयाल की बात सुनी और तुरंत ही वहाँ से निकल गई। कियारा दीवार पर चढ़ते हुए बाहर निकल गई और वो सूटकेस जो उसकी चाची ने कियारा के ऊपर फेंका है वो उसे बाहर पड़ा दिख रहा है। वो भी कियारा ने अपने साथ ले लिया। कियारा को लगा जैसे कोई चीज उसे रोक रही हो। उसने अपने दादाजी के कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जिससे कियारा का शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। कियारा की उदास और मायूस आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प की चमक है। दादाजी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपका बदला लेने के लिए एक दिन वापस जरूर आऊंगी। अभी के लिए मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा, कियारा ने मन ही मन सोचा। कियारा ने भारी मन से अपना सूटकेस खींचा और वो बिना किसी हाव भाव के सड़क पर चली जा रही है। उसका दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा है कि जो कुछ भी उसके दादाजी के साथ हुआ उसका बदला कैसे लिया जाए। उसके पास कोई सबूत भी तो नहीं है। वो अगर पुलिस में जाकर इसकी शिकायत भी कर देगी तो कानून सबूत मांगेगा जो उसके पास नहीं है। वो अपनी बेवकूफी की वजह से दुश्मनों को आगाह नहीं करना चाहती। इसकी वजह से चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। उसके पास विश्वास करने के लिए कोई भी नहीं है, ना ही कोई अपना, ना ही कोई दोस्त। उसके चाचा चाची भी दुष्ट और कमीने लोगों में से हैं। वो ऐसा सोचते सोचते आगे बढ़ी रही है कि एक काली कार तेज गति से दौड़ती हुई इसकी तरफ आई और कार वाले ने अपना हॉर्न बजाया। कार की तेज स्पीड होने के बावजूद ड्राइवर काफी कुशल है। उसने जल्दी ही कार को कंट्रोल करके उसे थोड़ा सा टर्न किया, जिससे कार का हल्का सा धक्का कियारा के हाथ में पकड़े सूटकेस को लगा। बाकी कियारा बिल्कुल सेफ है। टक्कर होते ही कियारा अपनी सोच के सागर से हकीकत में वापस लौट आई। सौभाग्य से कार ने उसे टक्कर नहीं मारी है, पर अचानक लगने वाले झटके की वजह से वो एक तरफ लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गई। सर, लगता है हमने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया, कार की पिछली सीट की तरफ उत्सुकता से देखते हुए ड्राइवर ने कहा। कियारा अभी भी सदमे में है और एक पल के लिए उसकी आंखों के आगे सब कुछ ब्लैंक हो गया है। कार उसे टक्कर मारने के लिए इतना नजदीक आ गई है कि ऐसा लग रहा है कि कार कभी भी कियारा से टकरा सकती है। लेकिन अब उसका सामान खुला पड़ा है और कियारा के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। अभी कुछ देर पहले ही बारिश होकर बंद हुई है।
जिसकी वजह से सड़क बहुत गंदी है। कियारा जल्दी से उठी और झट से अपने कपड़े वापस सूटकेस में डालने लगी, लेकिन कियारा जल्दी में ये काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। उससे अपने कपड़े भी नहीं समेटे जा रहे हैं। तभी वो अपने आप में बड़बड़ाई, कितनी शर्म की बात है, मैं इतना भी नहीं कर पा रही हूँ। विराट कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ है और शराब के नशे में है। पिछली रात जो कुछ हुआ इसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहा है और इसी की वजह से उसका सर तेज दर्द कर रहा है और दर्द की वजह से वो अपनी आंखें बंद करके गाड़ी की पिछली सीट पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद हैं। तभी अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक लगने के कारण उसके शरीर ने आगे की तरफ झटका खाया। लग्जरी कार कितनी भी अच्छी क्यों न हो, स्पीड के कारण अंदर बैठने वाले का शरीर कई बार हिलता ही है। एकदम से लगने वाले ब्रेक की वजह से गुस्से से उसकी आंखें एक जगह इकट्ठा हो गईं और अगले ही पल उसकी आंखें खुल गईं। विराट की काली पुतलियां नाराजगी से भर गई हैं, क्योंकि उसने अभी अभी एक लड़की को देखा जो उस समय जमीन पर लगभग लेटी हुई है। उससे जाकर पूछो क्या वो ठीक है? अगर वो ठीक है तो गाड़ी चलाओ। विराट की ठंडी आवाज में सहानुभूति या गर्मजोशी की कोई जगह नहीं है। वो उन आदमियों की तरह नहीं है जो औरतों पर अपना वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, खासकर इतनी छोटी सी बात पर। ये सोचकर उसका मूड और ज्यादा खराब हो गया और विराट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात को विराट शराब के नशे में बेकाबू सा था और उसी की वजह से गलती से किसी अनजान लड़की के साथ सो गया था। और सबसे बुरी बात है कि वे दोनों ही ये नहीं चाहते थे। क्या विराट को ये पता चल पाएगा कि जिस लड़की के साथ उसकी गाड़ी की टक्कर हुई है वो कल रात वाली ही लड़की है?